इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म से बड़ा क्या हो सकता है। वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। आपको खराब क्वालिटी का नौजवान बनाया गया। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आती है, चुनाव के समय आ जाता है, मेरा चेहरा बदल दिया जाता है और ये सब चलता है। आप मेरा मजाक उड़ाइए, मुझे गालियां दीजिए। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा आईटी सेल अगर किसी के पीछे लग जाएगा तो लोग, मैं चाहूंगा भी तो भी लोग मेरे बारे में उल्टा सोचेंगे। आप सोचते रहिए, आपकी जिंदगी को खतरा है इस धर्म की राजनीति से। ये बात आप समझें। हर चुनाव में ये भय क्यों पैदा किया जाता है? फिर आप एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था और जांच व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं? फिर क्यों ये आप काम करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि किसी को झूठे आरोप में फंसाकर गौरक्षा कानून में भर्ती कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। मैं जिंदा हूं, यही बहुत है आप लोगों की दुआ से। मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन आप जिसे समर्थन देना है उसे दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई रोजगार के सवाल पर आइए, बात रोजगार की कीजिए। ये हिंदू मुसलमान के फ्रेम में, ये जाति धर्म के फ्रेम में अब मत रखिए। बेरोजगारी की दर जब 45 साल में सबसे अधिक हुई तो डेटा ही गायब कर दिया गया, अदल बदल के लाया गया, कहा नहीं हमने कुछ पैमाना बदला है। तो आपके माँ बाप हों, आप हों, जितना नशा आपको धर्म की राजनीति में करना है कर लीजिए। वक्त अब आपको नहीं मिलेगा, वक्त गुजर गया। अब अगला 10 साल हम मामूली तरक्की के लिए भी तरसेंगे जिस हालत में पहुंचा दिए गए हैं। राज्यों के पास पैसे नहीं है, सैलरियां अब नहीं मिलेंगी समय पर। तो आप देख लीजिए, हमारा क्या है, हम तो गाली सुनते रहते हैं, आप सुनाते रहेंगे। तो आपको तय करना है कि आप इस अफीम को, धर्म के खतरे के अफीम को लेकर कब तक जीना चाहते हैं। कई नौजवान लिखते हैं कि मैं तो बदल गया हूं, मैं अपने पिताजी का क्या करूं, वो दिन रात गोदी मीडिया देखते रहते हैं। होता है, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लोग। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मैं नौकरी पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि पहला लाइव काफी लंबा हो गया था, तो संक्षेप में रखेंगे। आज आप देखेंगे कि नौकरी की समस्या क्यों बड़ी हो गई है और क्यों ये एक राजनीतिक मुद्दे का रूप ले रहा है। आप याद करें कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव के समय में नौकरी सीरीज के कारण रेलवे पर दबाव बना और पीयूष गोयल को अनाउंस करना पड़ा कि हम सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन और अन्य भर्तियां निकालेंगे। और उन्होंने तो दावा किया था कि 1 साल के भीतर सारी भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन आज तक की नहीं। जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें भी पूरी तरह से सैलरी अभी शुरू नहीं हुई है, उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है। ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई तो भत्ता नहीं मिल रहा है। और यही नहीं, 2019 में एनटीपीसी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली, रेलवे ने फॉर्म भरा है, उसके इम्तहान का अभी तक पता नहीं है। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, और ये चल गया। काफ़ी मजाक उड़ा। युवाओं ने कहा कि छोड़ो इन बातों को, क्या करना है, हम फिर से वोट देते हैं। वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन इस मुद्दे के साथ अन्याय मत होने दीजिए। इस मुद्दे को आप थोड़ा, मैं चाहता हूं कि आप व्यापकता से समझें। मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूं। अभी एक नई किताब आई है, ये संतोष मेहरोत्रा की किताब है, रिवाइविंग जॉब्स एन एजेंडा फॉर ग्रोथ। ये अर्थशास्त्री लोग हैं, इन्होंने मिल के लिखा है। कई लोगों के इसमें लेख हैं और ये 599 रुपये की किताब है। तो इसको पढ़ते हुए कुछ बातें समझ में आई, लगा कि आपके सामने रखना चाहिए। तो देखिए, 3 तरह की चीज़ें हैं। स्वरोजगार है, सरकारी रोजगार है और प्राइवेट नौकरी है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, आप स्वरोजगार करें। भैया, ये बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि भारत के लोग वैसे ही स्वरोजगार सबसे ज़्यादा करते हैं। खेती के बाहर जितने भी लोग नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, उनमें से 99% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। और इस असंगठित क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, उनमें से 65% लोग स्वरोजगार करते हैं। तो स्वरोजगार तो आप पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम है। 10,000, 15,000 वेतन पे लोग काम कर रहे हैं। और इसमें भी क्या झटका लगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं असंगठित क्षेत्र के, मुकुट हैं। इनमें बिना कौशल के भी लोगों को काम मिल जाता था। काम बहुत पैसे का नहीं मिलता था, लेकिन 2014 के बाद से हमारा एक्सपोर्ट जो है काफी गिर गया। मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कम हो गया, क्योंकि जो बाहर की कंपनियां थी उन्हें क्वालिटी नौजवान नहीं मिल रहे थे, तो वो यहां अच्छी चीजें बनाने नहीं आई। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपका रोजगार कम हो गया। कंस्ट्रक्शन, जिसमें बिल्डिंग वगैरह बनती है, इन सब चीज़ों में
किरण जी, मैं काश मेरे पास सचिवालय होता तो मैं सबकी समस्याओं का समाधान कर देता, पर मैं पत्रकार ही हूं, मैं कितनी उम्मीदों को पूरा कर पाऊंगा। तो क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया। आप जानते हैं कि अब इस सेक्टर में ना तो सैलरी है ना नौकरी है। तो ये जो दो सेक्टर थे जिसमें कम क्वालिटी वाले नौजवानों को काम मिल रहा था, ये बैठ गया। और टेक्सटाइल भी था, वो भी बैठ गया। तो कम क्वालिटी वाला नौजवान कौन है, आप समझिए। ये हमारे जिलों के बक्सर हो या आरा हो या फिर नालंदा हो या जमुई हो या सहरसा हो या बेगूसराय हो, मोतिहारी हो, मुजफ्फरपुर हो, बेतिया हो या दरभंगा हो, इन सब के कॉलेजों से पास किए हुए जो नौजवान थे, उसमें पढ़ाई तो होती नहीं थी। 3 साल का बीए 5 साल में हो रहा था, मजे में, कोई परवाह नहीं कर रहा था। तो आप क्वालिटी नहीं पढ़ पाए, तो आप क्वालिटी के नौजवान नहीं बन पाए, तो आपको कम पैसे का वेतन मिला। अब आपको 10,000 या 15,000 रुपए का वेतन मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर लोग इसी प्रकार के वेतन में काम करते हैं। अगर आप सिर्फ कई साल आप 15,000 के वेतन पे काम करेंगे तो आप काम करते हुए भी गरीब होंगे, और दूसरा, काम नहीं मिलेगा तो भी आप गरीब होंगे। तो बड़ा हिस्सा भारत में की आबादी का बड़ा हिस्सा जिसे के पास काम नहीं है और जिसके पास काम है वो गरीब हो रहा है। तो इस किताब में एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। इसमें कहा गया है कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये प्रधानमंत्री भी 2014 से कहते हैं कि हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा 65% 35 साल से कम उम्र के लोगों का है। इनका कहना है कि इसका लाभ, ये मौका किसी देश की जिंदगी में बहुत मुश्किल से आता है, एक बार आता है। इसका लाभ हम उठा रहे थे, लेकिन अब जब बेरोजगारी आई, अर्थव्यवस्था नोटबंदी के बाद से चौपट होनी शुरू हुई, तो लोगों के रोजगार कम हो गए, और जो 10 से 12,000 कभी धीरे धीरे सैलरी बढ़ती थी, वो भी संभावना समाप्त हो गई। तो अब आप भारत की आबादी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जिससे हमें लाभ मिलना था, उसको, लाभ का मतलब क्या हुआ, उसको काम मिलेगा, वो अच्छा कमाएगा और कुछ बचत करते हुए बुढ़ापे की तरफ जाएगा। तो इस किताब में कहा गया है कि अब भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 2040 में समाप्त होगा। सिर्फ 20 साल बच गए हैं। अगर हमने नौकरी की संभावनाओं को बेहतर नहीं किया तो हमारी जो इस वक्त की आबादी है वो बेरोजगारी के दौर से बुढ़ापे में प्रवेश करेगी। दो तरह से, जिसके पास काम नहीं है और जिसके पास काम है उसके पास सैलरी कम है। सैलरी कम है, उसके पास सामाजिक सुरक्षा कम है। सामाजिक सुरक्षा कम है, आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 10% लोगों के पास बीमा है। असर क्या होगा, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो जो भी आपके अकाउंट में 40,000 50,000 रुपए होगा और साथ में कर्ज आ जाएगा, पैसा उड़ जाएगा। तो आप गरीबी रेखा से नीचे जाएंगे, या उतना ही अमीर हो पैसा आएगा कि आप जी सकें। इसलिए बहुत बड़ी आबादी को काम मिलने के बाद भी भारत में आर्थिक असमानता बढ़ी है, क्योंकि आपको काम नहीं मिला। तो इनका कहना है कि जब तक क्वालिटी का एजुकेशन नहीं होगा, जो आपको नहीं मिला, तो आपको अच्छी सैलरी का काम नहीं मिलेगा, और आप जो काम करने जाएंगे उसको बहुत अच्छा नहीं बना पाएंगे। आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, आपका हुनर खराब होगा। अब इन्होंने स्किल इंडिया चलाया, लेकिन एजुकेटेड इंडिया नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसके लिए सारे कॉलेजों में मास्टर रखने पड़ते, अच्छे मास्टर रखने पड़ते। तो आप क्वालिटी के छात्र बनते तो अच्छी नौकरी करते, अपनी भी, और ऐसा कुछ करते कि और लोगों को भी नौकरी देते। स्वरोजगार आप अभी भी आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं। तो आपका एजुकेशन खराब हुआ, आप खराब क्वालिटी के नौजवान बने, आप कोचिंग में भटकते रहे मामूली बीए पास करने के लिए, कॉलेज में महंगी फीस दी, लेकिन वहां पढ़ाई नहीं हुई, कोचिंग में दोबारा पैसा दिया आपने। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है, किसी देश में नहीं होता। पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए था, जो इन्होंने आज भी नहीं सोचते। इन्हें लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कुछ मुसलमान, कुछ पाकिस्तान का भेज दो, कुछ चीन का भेज दो, हमारा नौजवान उसी में टहल टहल के समाप्त हो जाएगा। जाति धर्म से बड़ा क्या हो सकता है, वो उसकी पहचान के लिए जान दे देगा, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगा। तो आपको खराब क्वालिटी का नौजवान बनाया गया। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां बंद कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संभावना समाप्त हो गई। तो बेरोजगारी बढ़नी थी,
सरकार जो भर्तियां निकाल रही थी वो सिर्फ 4th ग्रेड की भर्तियां निकाल रही थी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो नौकरी जिसकी 4th ग्रेड की सैलरी चूंकि 20,000 25,000 थी, और प्राइवेट सेक्टर में जहां वो 12,000 पे काम कर रहा था इंजीनियर होते हुए भी, मैनेजमेंट की डिग्री लेते हुए भी, जाहिर है वो चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करेगा। इसलिए वहां पर भीड़ थी, भगदड़ थी। अब आप देखें कि 2014 के बाद से यूपीएससी में आईएएस आईपीएस के भी पदों की संख्या में गिरावट आई है। 2017 में कई महीने तक नौकरी सीरीज चलाने के बाद एसएससी की पुरानी परीक्षाओं के रिजल्ट आए। लोकसभा चुनाव में इसे पकौड़ा तलने को रोजगार कह दिया गया, उसके बाद खत्म हो गया। उद्योग का विकेंद्रीकरण है सर, आप समझिए जरा ढंग से। बीच में आप कोई भी आइडिया मत डालिए कि उद्योग का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। जहां केंद्रीकरण है वहां क्या नौकरी मिल रही है? वहां मशीनीकरण के कारण नौकरी कम हो गई, बिजनेस ठप हो गया, इकोनॉमी बैठ गई, तो उन लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया। 90% आबादी जो वर्क फोर्स है वो अगर मामूली तनख्वाह पर नौकरी करेगी तो बाजार कैसे बड़ा होगा? बाजार सिर्फ मामूली चीजों का होगा। अब लिख रहे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी अच्छे पैसे की नौकरी नहीं मिलती है। क्वालिटी की टीचर कैसे नहीं मिलेगा? क्या बात करते हैं शुभंकर मिश्रा जी? आप अगर अच्छी शिक्षा में निवेश नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? आप कहीं से तो शुरू करेंगे, आप अभी भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल है, आप क्वालिटी के टीचर हो सकते हैं। इसलिए इस किताब की बात सही है कि 2040 में जब हम प्रवेश करेंगे तो हम बेरोजगारी से बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। चीन की तरह नहीं कि चीन ने इसी दौर को 9 से 10% की जीडीपी में वो ले गया, जिससे उसके जवानी को, उसके नौजवानों को अच्छा काम मिला, अच्छा पैसा मिला, और वो फिर वो एजिंग में चले गए यूरोप की तरफ। भारत के पास जब ये मौका आया तो नौजवान गरीब होते हुए वहां पर बेरोजगारी और बुढ़ापे की तरफ जाएंगे तो बहुत तकलीफ होगी। इस बात को आप समझिए। इसलिए नौकरी का मुद्दा सिर्फ सरकारी नौकरी का मुद्दा नहीं है, सरकार को नौकरी देनी चाहिए। जब सरकार का बजट 24,000 से 2 लाख करोड़ का हुआ है, जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं, तो उसका काम भी बढ़ा होगा, और काम बढ़ा है तो उन्हें अच्छी नौकरी देनी चाहिए। जब खुद विधायक लोग पेंशन लेते हैं और आपको पेंशन नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए हैं आपके रिश्तेदारों में, आप पता कीजिए उनकी स्थिति बहुत खराब है। बच्चा अच्छा होगा तो, लेकिन उसके पास अपने जीवन के लिए भी वो कम कमा रहा है, तो माँ बाप की देखभाल कैसे कर पाएगा? कई बार नियत होते हुए भी वो नहीं कर पाता है, और लोग बीमारी से परेशान हैं। आपको ये बात समझनी है। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आती है, चुनाव के समय आ जाता है, मेरा चेहरा बदल दिया जाता है और ये सब चलता है, आप मेरा मजाक उड़ाइए, मुझे गालियां दीजिए। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा आईटी सेल अगर किसी के पीछे लग जाएगा तो लोग, मैं चाहूंगा भी तो भी लोग मेरे बारे में उल्टा सोचेंगे। आप सोचते रहिए, लेकिन आपकी जिंदगी को लंबे समय के लिए जो बर्बाद किया गया है वो बात बहुत ज्यादा सही है। इससे आप बच नहीं सकते। आपकी जिंदगी, अब जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, अब अगले 10 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सामान्य धक्का खाते हुए चीजें बढ़ेंगी। अब तो लोगों की सैलरियां कम हो गई। इसीलिए जब भी चुनाव आता है, व्यापक पैमाने पे मुसलमान, पाकिस्तान, ये चलने लगता है। अगर यहां नहीं पैदा होता है, 2-4 लोगों को पकड़ के लाया जाता है, उनसे बयान दिलवाया जाता है, फिर कहा जाता है आप इस पे नहीं बोल रहे हैं, उस पे नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई, हम मान लीजिए हम सब पे नहीं बोल रहे हैं, आप नौकरी पे क्यों नहीं बोल रहे हैं, जो सबका मुद्दा है? इसलिए आप लोग जिनकी सैलरी कम हुई है, अब सैलरी वापस होने में बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। किसी ने कनाडा से लिखा है, बनर्जी साहब ने, कि कनाडा में सरकार ने सबको $2,000 पर मंथ दिया है। हरसिमरनजीत सिंह ने लिखा है, कमाल है। तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, बर्बाद की जा रही है धर्म से जोड़कर। इस धर्म को कोई खतरा नहीं है, आपकी जिंदगी को खतरा है इस धर्म की राजनीति से। ये बात आप समझें। हर चुनाव में ये भय क्यों पैदा किया जाता है? फिर आप एक ईमानदार पुलिस व्यवस्था और जांच व्यवस्था क्यों नहीं बनाते हैं?
फिर क्यों यह आप काम करते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ता है कि किसी को झूठे आरोप में फंसाकर गौरक्षा कानून में भर्ती कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। गौरक्षा के नाम पर आजादी के समय से बड़े बड़े जमींदारों ने, लोगों ने लाखों एकड़ जमीनें दान दी कि हमारी गाय माता अच्छे घास का भोजन करेंगी। उन सारी जमीनों पर कब्जा हो गया है। ग्राम प्रधानों में भी, ग्राम सभाओं की जमीन पर भी, चारागाह की जमीन पर कब्जा हो गया है। लेकिन इस मसले को लेकर एक धर्म विशेष के खिलाफ अभियान कितना फैलाया जाता है। एक रिपोर्टिंग आपने उस गोदी मीडिया पर देखी है कि एक गांव की चारागाह की जमीन है जिस पर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है और वही आदमी अपने जिले के मुख्यालय में बैठकर गौ रक्षा की राजनीति करता है। हमारी गौ माताएं, तकलीफ होती है देखकर। दिल्ली का घर फ्लैट का है, वरना पटना में और अपने गांव में हम गाय पालते थे और हमारे यहां जो सब्जी काटी जाती थी उसको बहुत इज्जत से काटी जाती थी। हम जमीन पर नहीं रखते थे, टोकरी में रखते थे, उसको उठा के गौ माता को पहले खिलाते थे। उसको हरा हरा देख करके उसे हरा कुछ मिला है तो तबीयत खुश हो जाती थी। आज यहां दिल्ली की सड़कों पर आज तक मैं देखता हूं कि गौ माता प्लास्टिक की थैली और कचरे में खा रही है। ये मैंने अपने बचपन में गायों को खाते नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। हर बात में मेरा आईटी सेल प्रचार करता है, तरह तरह की चीजें बनाता है। लोग पूछता है आपके खिलाफ वायरल हो रहा है। मैं क्या करूं भाई, एक अदना से पत्रकार के पीछे सरकार लग जाए, इतना बड़ा आईटी सेल लग जाए, पॉलिटिकल पार्टी लग जाए, उसके लाखों समर्थक लग जाएं, मैं जिंदा हूं यही बहुत है। आप लोगों की दुआ से मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आप जिसे समर्थन देना है उसे दीजिए, लेकिन कहिए कि भाई रोजगार के सवाल पर आइए, बात रोजगार की कीजिए। ये हिंदू मुसलमान के फ्रेम में, ये जाति धर्म के फ्रेम में अब मत रखिए। ईडब्ल्यूएस वाले भी समझ लें, जब सरकारी नौकरी नहीं होगी तो इस आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। ये आईटी सेल वाले बदल कर चले जाएंगे जो आपके व्हाट्सएप में भेजते हैं। आपके व्हाट्सएप में इस तरह की अफवाहें आए तो समझिए कि कोई आपको इसी लायक समझता है। यह आपका अपमान है। आपकी नौकरी के साथ इस दौर में जो 6 साल में मेहनत होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। स्वरोजगार किया जा रहा है। जो कहने वाले लोग, उनको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा लोग स्वरोजगार करते हैं इस देश में। सिर्फ 10% लोग हैं जो फॉर्मल नौकरी पे हैं, जिन्हें सैलरी मिलती है नियमित, अच्छी सैलरी वाले 7 से 10% हैं। पढ़िए इस किताब को, पता चलेगा। और ऐसे बहुत सारे लेख हैं। बेरोजगारी की दर जब 45 साल में सबसे अधिक हुई तो डेटा ही गायब कर दिया गया, अदल बदल के लाया गया, कहा नहीं हमने कुछ पैमाना बदला है। अब 17% बेरोजगारी है। 17-18 में ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा था कि 1 करोड़ रोजगार कम हो गए। तो लगातार रोजगार कम हो रहे हैं, जो मिल रहे हैं उसमें सैलरियां कम हो गई हैं। क्या आपको अंदाजा है कि किस तरह की तबाही आने वाली है? तो आपके माँ बाप हों, आप हों, जितना नशा आपको धर्म की राजनीति में करना है कर लीजिए। वक्त अब आपको नहीं मिलेगा, वक्त गुजर गया। अब अगला 10 साल हम मामूली तरक्की के लिए भी तरसेंगे जिस हालत में पहुंचा दिए गए हैं। मामूली, राज्यों के पास पैसे नहीं हैं, सैलरियां अब नहीं मिलेंगी समय पर। तो आप देख लीजिए हमारा क्या है, हम तो गाली सुनते रहते हैं, आप सुनाते रहेंगे। तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या है। मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी परेशानी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, पर मैं बड़े फलक पर देखता हूँ तो ऐसा कोई तबका नहीं मिलता है मुझे जो परेशान नजर ना आ रहा। तो आपको तय करना है कि आप इस अफीम को, धर्म के खतरे के अफीम को लेकर कब तक जीना चाहते हैं। कई नौजवान लिखते हैं कि मैं तो बदल गया हूं, मैं अपने पिताजी का क्या करूं, वो दिन रात गोदी मीडिया देखते रहते हैं। होता है, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं लोग। इतना आसान नहीं है उनको उस चंगुल से निकाल पाना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस समाज को नए स्वरूप से गढ़ने के लिए। सरकारों का पुनर्गठन करना पड़ेगा, आर्थिक नीतियों पर हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। 50-50 किलोमीटर का एक जिला है, 30 एकड़ की जमीन में घर में डीएम रह रहा है। एक डीएम क्यों होना चाहिए? 4 डीएम क्यों नहीं होना चाहिए? वो डीएम अपने कार्यकाल में अपने सारे विभाग के कर्मचारियों से मिल नहीं पाता होगा, वो काम क्या करेगा? केवल मीटिंग होती है, आजकल यही होता है। जिले में मुख्यमंत्री मीटिंग करने लगे हैं,
उसका फोटो दिखाया जाता है, डीएम को डांटा जाता है। वो डांट खाएगा ही, क्योंकि उसके पास कर्मचारी नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी नीयत के साथ आईएएस बनना चाहते हैं, पर इन्हीं सब चीजों में भटक के अंत में फिर वो भी भ्रष्ट होकर चले जाते हैं। तो मैं अब आप सबसे विदा लेता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा आपने मेरा लाइव सुना। उम्मीद करता हूं कि इस बार मेरा फ्रेम अच्छा होगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।